आज हमारे घर में दीदी की शादी थी और मैं बहुत खुशी से उछली फिर रही थी। कितने इंतजार के बाद ये दिन आया था। शादी का इंतजाम हमारे घर के पास ही एक पार्क में किया गया था। दीदी की शादी का सालों से इंतजार था, क्योंकि दीदी की उम्र शादी से थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया और फौरन ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। और आज वह दिन आ चुका था। घर से सारे मेहमान शादी के हॉल में चले गए थे। अब बस मैं और छोटा भाई ही बचे थे। हम दोनों भी निकल रहे थे। बारात आने ही वाली थी। हम जैसे ही शादी हॉल में पहुंचे तो कुछ देर बाद ही बारात आ गई। बारात का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। शादी की सारी रस्में होने लगी और फिर पंडित जी ने फेरों के लिए भी बुला लिया। बहुत ही खुशी भरे माहौल में दीदी की शादी हुई थी। और फिर ठीक विदाई से पहले मेरी दीदी की सास ने एक अजीबो-गरीबो शर्त हमारे सामने रख दी। ऐसी शर्त सुनकर हम सब लोग हैरान रह गए थे और उनकी जिद थी कि इस शर्त को हर हाल में पूरा किया जाए। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मेहमान भी आपस में कानाफूसी करने लगे थे। ऐसा तो ना कभी पहले देखा था ना सुना था। मेरा नाम रीना है और मेरी दीदी का नाम जूही है। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है, लेकिन दीदी मुझसे 4 साल बड़ी है। दीदी की उम्र 28 साल हो चुकी है। इंटर के बाद दीदी ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का कोई ज़्यादा शौक नहीं था। वह कुकिंग में और बेकिंग में किस्मत आजमाना चाहती थी। वह अपना एक छोटा सा बेकरी खोलना चाहती थी, जिससे वह बिजनेस कर सकें। हम सब ने दीदी को सपोर्ट भी किया था और हम भी यही चाहते थे कि अगर दीदी का रुझान इस तरफ है तो ज़रूर उन्हें ये काम करना चाहिए। सो दीदी ने घर पर ही कुकिंग और बेकिंग का छोटा सा सेटअप बना लिया था और लोगों को होम डिलीवरी भी करने लगी थी। पापा दीदी के इस बिजनेस से उनके साथ थे और दीदी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। पापा डिलीवरी दे आते थे और दीदी ऑर्डर के अनुसार खाना तैयार कर देती थी। हमारा काम अच्छा चल रहा था और पापा की भी एक कंपनी में नौकरी थी। उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, इसलिए हमें पैसों की कोई तंगी नहीं थी। जैसे ही दीदी का बिजनेस थोड़ा फैला तो पापा ने एक डिलीवरी बॉय रख लिया था, जो हर ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट लेता और खाना दे आता। मैं अभी इंटर में ही पढ़ रही थी जब दीदी ने ये बिजनेस शुरू किया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं मास्टर्स करके किसी अच्छे से कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी। उन्हीं दिनों घर में मम्मी पापा ने दीदी के रिश्ते के लिए बात करना शुरू कर दी। हालांकि दीदी ने कहा भी था कि अब मेरा बिजनेस चलने लगा है, मुझे कुछ और समय दें ताकि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि शादी के लिए यही सही समय है, बाकी अपना शौक बाद में पूरा करते रहना। मम्मी पापा की जिद पर दीदी ने भी अपनी राय दे दी और फिर जोरों शोरों से दीदी का रिश्ता देखना शुरू कर दिया गया। हर एक को दीदी के रिश्ते के लिए कहा गया, लेकिन ना जाने क्या बात थी, देखने में दीदी प्यारी भी थी और पहनने ओढ़ने का सलीका भी था, पढ़ी लिखी भी थी और हुनरमंद भी थी। लेकिन फिर भी दीदी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी वजह से बात बनते बनते रह जाती थी। जब हमें लगता कि ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तभी किसी न किसी वजह से बात रह जाती और हम देखते ही रह जाते। 4 साल मम्मी पापा रिश्ता देखते रहे। कभी कोई किसी वजह से रिजेक्ट कर जाता और कभी कोई रिश्ता मम्मी पापा को पसंद नहीं आता। दीदी अब चिड़चिड़ी हो गई थी और इस सब हाल से घर में अजीब सी टेंशन बनी हुई थी। दीदी अपने आप को मुजरिम सा समझने लगी है और अब तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा रिश्ता देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप लोग रीना का रिश्ता देखें। दीदी ने कह दिया, मुझे शादी ही नहीं करनी है। मम्मी पापा दीदी का दुख समझते थे। रिजेक्ट होना और बार बार होना बहुत बड़ी तकलीफ होती है और दीदी इस तकलीफ से कई बार गुजर चुकी थी। लेकिन मम्मी पापा ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन ये रोज रोज का रिजेक्ट होना दीदी को दिमागी तकलीफ दे रहा था। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था और दीदी किस जज्बाती तोड़-फोड़ का शिकार हुई थी, इसका अंदाजा हमें उस दिन हुआ जब दीदी ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया। हुआ कुछ यूँ था कि आज भी दीदी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। देखने में तो वह फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मी पापा के साथ इधर उधर की बातें चल रही थी कि अचानक आंटी ने कहा कि अपनी बेटी को बुलाइए। मम्मी कहने लगी, जी ज़रूर, मैं अभी बुलाती हूँ। मम्मी ने दीदी को कमरे से बाहर लाया, पर दीदी अपने सादा से अंदाज में थी और जाकर सोफे पर बैठ गई।
तो लड़के की माँ कहने लगी, लड़की तो अच्छी है लेकिन उम्र काफी लगती है। दीदी ने यह बात सुनकर मम्मी की तरफ देखा, लेकिन मम्मी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और दीदी की जगह खुद जवाब दिया। कहने लगी, नहीं, अभी तो सिर्फ 26 की हुई है। लेकिन आंटी मानने को तैयार नहीं थी, शायद इसलिए कि दीदी का शरीर पहले से कुछ भरा भरा सा हो गया था। उनका कहना था कि आपकी लड़की कम से कम 32 साल की तो जरूर लगती है। मम्मी पापा चुप होकर बैठ गए। फिर वे आंटी कहने लगी, आप लोग दहेज में क्या देंगे? इतनी बात सुननी थी कि दीदी एक झटके से उठकर हॉल से बाहर चली गई। आंटी ने इसको बदतमीजी समझा और उसी वक्त उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, एक तो ये लड़की इतनी ज़्यादा उम्र की है, ऊपर से नखरा भी तो देखो कितने ज़्यादा हैं। हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। मेरे बेटे के लिए बहुत रिश्ते हैं और इससे कम उम्र और खूबसूरत और ज़्यादा दहेज वाली लड़की के रिश्ते तैयार हैं। वे आंटी मम्मी पापा को बुरा भला बोलते हुए चली गई। उनके जाने के बाद मम्मी भी रोने लगी, क्योंकि ऐसी किसी परेशानी का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज तो हद ही हो गई। दीदी भी अलग अपने कमरे में बंद हो गई थी और मम्मी पापा अलग परेशान से बैठे हुए थे। घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था, लेकिन मैं सबको नॉर्मल करने के लिए इधर उधर की बातें करती फिर रही थी। मैंने जल्दी से रात के लिए खाना बनाया और उन सबको टेबल पर आने को कहा। मम्मी पापा तो कुछ देर बाद हाथ धोकर आ गए। मैंने दीदी को भी आवाज़ दिया और बाहर आने को कहा, लेकिन दीदी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने परेशानी से पापा की तरफ देखा तो वह भी नज़र चुरा गए। मजबूरन हम लोग ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हमारा ख्याल था कि दीदी कमरा बंद करके रो रही होगी, लेकिन अब तो इस बात को 4 घंटे गुजर चुके थे और दीदी ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था। खाने के बाद मैंने दोबारा दीदी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी दी, लेकिन दीदी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो चिंता होने लगी थी, इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप कैसे भी करके इस दरवाजे को खोल दीजिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है दीदी की। अब तो पापा भी घबरा गए थे, क्योंकि दीदी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इसलिए पापा ने और छोटे भाई ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया, लेकिन दरवाज़ा टूटते ही जो मंजर हमारे सामने आया, उसने हमारे पैरों तले से ज़मीन सरका दी थी। दीदी सामने ही अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। मैं एकदम आगे बढ़ी और दीदी को सीधा किया। दीदी बिल्कुल बेसुध थी और उनके मुंह से हल्का सा झाग भी निकल रहा था। हम बहुत घबरा गए। मैंने परेशान होकर उनकी नब्ज चेक किया, जो बहुत हल्की हल्की सी चल रही थी। मैंने पापा से कहा कि पापा, दीदी को क्या हो गया है, जल्दी से दीदी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मम्मी पापा के तो जैसे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। जवान बेटी को इस हालत में देखना बहुत ही हिम्मत का काम था। हम सभी उसी समय दीदी को लेकर अस्पताल ले आए। वहाँ पर इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर के अनुसार अगर कुछ देर और गुजर जाती तो शायद दीदी का बचना नामुमकिन होता। डॉक्टर कह रहे थे कि ये पुलिस केस है, पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन पापा ने उनकी बहुत विनती की, हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी। डॉक्टर ने भी मेरे पापा की मजबूरी को समझते हुए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। दीदी को सारी रात अस्पताल में ही रखा। सुबह तक उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। होश में आने के बाद दीदी ने किसी से कोई बात नहीं की, बस बंद आवाज़ आंसू के साथ रोती रही। मैंने भी दीदी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके अंदर का दुख जानती थी। बार बार किसी लड़की के लिए रिजेक्ट होना, जबकि उसमें कोई कमी भी ना हो, एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं दीदी के इस दुख को समझ सकती थी। सुबह डॉक्टर की विजिट के बाद हम दीदी को घर ले आए। दीदी ने नींद की गोलियां खा ली थी। हमारे घर में तो जैसे मौत का सन्नाटा सा छा गया था। पापा तो खुद को ही मुजरिम समझने लगे थे कि उनकी वजह से उनकी औलाद आज दुख में है, और मैं कभी मम्मी पापा की हिम्मत बढ़ाती तो कभी दीदी को हौसला देती। दीदी को इस तकलीफ से निकलने में 2 से 3 दिन लग गए थे। तब तक हम लोग भी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ गए थे। लेकिन अब कभी कभी मैं दीदी को समझाती रहती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मी पापा क्या करते। उनकी ज़िंदगी में पहले क्या कम परेशानियां थी जो अब तुम उनको और परेशान कर रही थी और उन्हें औलाद का दुख दे रही थी। मैंने दीदी को बहुत समझाया और वे शर्मिंदा से सर झुकाए बैठी रहती, कुछ भी ना कहती। इस हादसे के बाद दीदी काफ़ी खामोश रहने लगी थी। हाँ, उन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी थी और वह था उनका काम। वह अपने काम के मामले में बहुत ही ईमानदार थी और वक्त पर उसे पूरा करती थी। कुछ दिन शर्मिंदगी की हालत में रहने के बाद एक दिन दीदी ने मम्मी पापा के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली।
मम्मी पापा भी शायद इसी इंतजार में थे। उन्होंने दीदी को सीने से लगा लिया और तीनों ऐसे रोने लगे जैसे आज सच में दुख के बादल घिर गए हों। उसके बाद घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। समय बाद मम्मी पापा दीदी से रिश्ते की बात करने वाले थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप दीदी की दिमागी हालत को देखते हुए कुछ समय के लिए कोई रिश्ता ना देखें और न ही किसी को घर पर बुलाएं। मेरी बात भी उनको समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने दोबारा रिश्ते के लिए कोशिश नहीं की। दीदी के बाद मेरा नंबर था, लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी क्योंकि मैं मास्टर कर रही थी और मैं कॉलेज में प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई भी कर रही थी। मेरा शौक था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही नौकरी मिल जाए। पढ़ाई के मामले में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे और मैं नौकरी ढूंढ रही थी। उधर मेरे घर वाले भी अब दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे कि उन्हीं दिनों अंकित का रिश्ता दीदी के लिए आया था। हमारे मोहल्ले के ही जानने वाले थे जिनके जरिए ये रिश्ते आया था। पापा ने कहा अगर उन्हें पसंद आती है तो हम रिश्ते की बात आगे चलाएंगे। जिन अंकल ने पापा को रिश्ते के बारे में बताया था उन्होंने भी हामी भर ली और ठीक 2-3 दिन बाद लड़के वालों को घर आने का टाइम दे दिया गया। मम्मी और पापा ने अच्छा खासा इंतजाम किया था। हमें पूरी उम्मीद थी कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, इसलिए हमने तैयारी भी उसी हिसाब से की थी और वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। मेहमानों की अच्छी तरह खातिर की गई और बातों के दौरान एक दूसरे के साथ जरूरी मामले भी निपट गए थे। दीदी भी डरते डरते सामने आई थी क्योंकि उन्हें डर था कि शायद आज भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन दीदी के बैठने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दीदी के सामने ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दीदी के हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी रख दिए। मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये रिश्ता तय हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस वक्त कोई भी ऐतराज नहीं किया। दीदी शर्माकर अंदर चली गई और अंकित के साथ दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। मैं खुद भी दीदी के लिए बहुत खुश थी। आखिरकार उनके सब्र का फल उन्हें मिलने वाला था। एक पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर उनका जीवन साथी बनने वाला था। वहीं पर बैठे बैठे लड़के वालों ने मम्मी पापा को भी अपने घर पर इनवाइट कर लिया। 3 दिन के बाद मम्मी पापा को लड़के वालों की तरफ जाना था। हमने भी अपनी तरफ से खूब बढ़ चढ़ कर तैयारी कर ली थी और 3 दिन के बाद मम्मी पापा अंकित के घर चले गए। लड़के का घर बार बहुत अच्छा बना हुआ था और ऐशो आराम की हर चीज़ घर में मौजूद थी। मैं और मम्मी पापा बार बार घर को देखकर खुश हो रहे थे। लड़का भी बहुत ही संस्कारी और मोहब्बत वाला था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। इसलिए वहीं बैठे बैठे अंकित की माँ ने कहा, बहन जी मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगी। उन्होंने मेरी माँ से कहा तो मेरी माँ कहने लगी, जी कहिए क्या बात है। तो अंकित की माँ कहने लगी, दरअसल मैं बीमार रहती हूँ, शुगर और ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ। कब तबीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अंकित की दुल्हन को घर ले आऊँ और उसका बसता हुआ घर देखकर मैं सुकून से मर सकूँ। मेरी बस आपसे यही विनती है कि हमें जल्द शादी की तारीख दे दे। अंकित की माँ ने कहा तो मम्मी ने पापा की तरफ देखने लगी क्योंकि ये फैसला मम्मी अकेले नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने पापा की राय जाननी चाहिए। पापा भी कुछ सोच विचार करके कहने लगे, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, हमें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है, बस हमें तैयारी करने का थोड़ा सा समय दीजिएगा कि हम अपनी बच्ची को अच्छे से इज्जत के साथ विदा कर सकें। पापा ने बात पूरी की तो अंकित की माँ कहने लगी, भाई साहब आप चिंता बिल्कुल मत करें, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, आप बस 2 कपड़ों में अपनी बेटी को विदा कर दें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी बच्ची हमें दे दी तो समझो सब कुछ दे दिया। आंटी ने बड़ी मोहब्बत से ये बात कही तो पापा कहने लगे, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन हम ऐसे अपनी बच्ची को बिल्कुल खाली हाथ भी विदा नहीं कर सकते। दुनिया का दस्तूर है, समाज क्या कहेगा, इसलिए जो उसके नसीब में होगा उसे मिलकर देखेंगे। यूँ बातों बातों में ही 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई। मम्मी पापा बहुत खुश थे। ये हमारे घर की पहली शादी थी और मेरी अपनी खुशी भी देखने लायक थी। मैं हर तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और एक से बढ़कर एक कपड़े खरीद रही थी। दीदी के लिए भी मैंने ढेर सारी शॉपिंग की थी। उन्हीं दिनों एक खुशी मेरे और इंतज़ार में थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी और 1-2 दिन बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। मेरी कामयाबी देखकर सब बहुत खुश हुए थे। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैं भी बहुत खुश थी। एक के बाद एक खुशी मिल रही थी। लगता है खुशियों ने इस घर का रास्ता देख लिया था।
पापा ने दीदी के दहेज के लिए कुछ चीज़ें तो पहले ही खरीद कर रखी हुई थी, जबकि अब इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर का सामान मौके पर खरीदा जा रहा था। अंकित के घर की तरफ हमारा फिर जाना ही नहीं हुआ था। हम शादी की तैयारी में इतनी बुरी तरह बिजी हो गए थे कि वहाँ पर दोबारा गए ही नहीं, जबकि अंकित के घर वाले 1-2 बार आए भी थे दीदी का नाप लेने और इसी तरह की कुछ ज़रूरी बातचीत करने। वह लोग 2-3 बार आए थे। आज हमारा प्लान अंकित की तरफ जाने का था। हम भी उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए जा रहे थे और दूसरा पापा ने उनसे ये पूछा था कि बारात में कितने लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में मैं और पापा अंकित की तरफ चले गए। हमने पहले ही ये खबर दे दी थी, इसलिए आंटी दरवाजे पर ही मौजूद थी। उन्होंने अच्छे से हमारा स्वागत किया और हम अंदर बैठ गए। अंकित के पापा घर पर नहीं थे, जबकि अंकित घर पर ही था। अंकित से उसका नाप लिया और पापा ने आंटी से पूछा कितने लोग बारात में शामिल होंगे। आंटी ने साफ कह दिया हमारी तरफ से सिर्फ 15-20 लोग ही बारात में आएंगे। इसकी वजह यह है कि हम आप पर कोई तकलीफ नहीं डालना चाहते। हाँ, जब हमारी तरफ मुंह दिखाई की रस्म होगी तो हम ये रस्म को भी बहुत धूमधाम से करेंगे और शहर के सबसे बड़े होटल में करेंगे। हालांकि पापा ने उनको कहा भी था कि आप जितने लोग लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन आंटी ने साफ साफ मना कर दिया और पापा भी उनकी खुशी पर राजी हो गए। मुझे आंटी की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने बड़े गुरूर भरे अंदाज में हमें मना किया है, वरना हम इतने गिरे पड़े भी नहीं थे कि 100-150 लोगों की खातिरदारी ना कर सके। मैंने रास्ते में पापा से कहा भी कि मुझे आंटी की बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें हमारी खुशी भी देखनी चाहिए थी। लेकिन पापा कहने लगे उनकी बात भी ठीक है बेटा, बेटी वालों पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। अब तुम ये बात घर पर जाकर अपनी दीदी और माँ को मत बताना, उन्हें भी बुरा लगेगा। फिर मैं भी चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक गांठ सी पड़ गई थी। उसके बाद मैं शादी की तैयारियों में लग गई और फिर शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनी दीदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेमन कलर लहंगे में दुल्हन बनी दीदी ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। मैंने दीदी को हमेशा सिंपल से हुलिये में देखा था, लेकिन आज इस तरह सजे सवरे देखकर मैं हैरान रह गई थी। दीदी तो सचमुच में कोई परी लग रही थी। मैंने फौरन दीदी की नज़र उतारी और मम्मी पापा भी दीदी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी भी थी। दीदी से जुदाई का ख्याल और लोगों को ठीक से खुश भी नहीं होने दे रहा था। बारात आ चुकी थी, शादी की रस्में अच्छे तरीके से हो चुकी थी, लेकिन अचानक एक ऐसी बात हो गई जिसने सब लोगों को हिलाकर रख दिया। अंकित की माँ ने मम्मी से कहा कि उनके यहाँ रिवाज है कि जब भी दुल्हन को विदा करवा कर ले जाते हैं तो घर ले जाने के पहले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसके बाद ही घर ले जाते हैं। मम्मी ने ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुई, कहने लगी ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा ना ही सुना, ये कैसा अजीब सा रिवाज है। मम्मी ने जरा गुस्से से कहा, लेकिन आंटी इस बात पर जिद पर आ गई कि ये उनके घर का रिवाज है और ये बरसों से उनके खानदान में चला आ रहा है और वह अपने रिवाज को ख़त्म नहीं कर सकती। मम्मी कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, एक दुल्हन बनी लड़की को विदा करा के घर ले जाने के बजाय अस्पताल में लेकर जाएंगी, ये कैसा रिवाज है, आखिर इस बात की क्या तुक बनती है। आंटी कहने लगी कि हमारे यहाँ यही रिवाज है और आपको ये रिवाज करना पड़ेगा। हमने आज तक अपनी कोई बात आपसे ज़बरदस्ती नहीं मनवाई है, ना ही आपसे कोई डिमांड रखी है, लेकिन अब ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। आंटी की बात सुनकर मम्मी चुप हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मर्दों तक पहुंच गई। लड़के की तरफ के मर्द इस हक में थे, जो उनकी तरफ का रिवाज था उसे मानना ही पड़ेगा। वह सब यही कह रहे थे कि हमने हमारे घर के रिवाज के मुताबिक लड़की पहले हमारे अस्पताल जाएगी, उसके बाद घर जाएगी। लेकिन मम्मी पापा इस हक में बिल्कुल नहीं थे। वे यही कह रहे थे कि अभी आप विदा करवा कर घर ले जाएं, बाद में उसे अस्पताल लेकर चले जाएं। लेकिन वे लोग किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे और फिर आखिर में फैसला लड़के वालों की हक में ही हुआ था, क्योंकि मम्मी पापा को भी डर था कि कहीं इस मामूली सी बात को बहाना बनाकर वह शादी को तोड़कर ना चले जाएं। हालांकि उनका दिल किसी भी तौर पर इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि लड़के वालों की बात मान ली और फिर दीदी की विदाई कर दी गई। दीदी को कार में बिठाया और आंटी अंकल को अंकित बारात के दूसरे लोग उनके साथ ही चले गए। मम्मी पापा भी पीछे पीछे दीदी के अस्पताल चले गए। हमें कुछ बेचैनी सी लगी हुई थी। दीदी को इस तरह अकेले अस्पताल भेजने में डर भी लग रहा था। दीदी को सब लोग ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए।
कुछ देर बाद हमने देखा कि लड़के के घर वालों के सारे मर्द डॉक्टरी कपड़ों में थे और वह सभी ऑपरेशन थिएटर में चले गए। मम्मी और मैं हैरान परेशान बैठे हुए थे। हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी, हमें यहीं बैठना था। मैं बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी, लेकिन कुछ देर बाद तो मुझसे सब्र ना हुआ और मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और पापा भी अंदर आ गए, लेकिन अंदर आकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। ऑपरेशन थिएटर खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं और मम्मी पापा हैरान परेशान रह गए। मैं भागकर बाहर आई, वहाँ पर मौजूद स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमने खुद उन सबको ऑपरेशन थिएटर जाते देखा था, लेकिन उन्हें बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मैंने सारा अस्पताल छान मारा, एक एक स्टाफ से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हम बहुत परेशान हो चुके थे। मम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया था। आखिर ये क्या मामला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रो रो कर मेरी माँ का बीपी हाई हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। मम्मी को वहीं अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मैं और पापा सड़कों पर निकलकर खड़े हुए थे, लेकिन न तो दीदी का कहीं पता चल रहा था, न ही अंकित का। हम उसके घर पर आ गए, लेकिन वहाँ पर भी ताला पड़ा हुआ था। पड़ोस वाले से पूछने पर पता चला कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से घर खाली कर दिया था। अब तो पापा की तबीयत भी खराब होने लगी थी। आखिर उनकी जवान बेटी का मामला था। वे लोग न जाने दीदी को लेकर कहाँ चले गए। आसपास लोगों से पूछा, लेकिन किसी को इन लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सबने यही कहा कि वे लोग तो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से चले गए हैं। ये घर उन्होंने कुछ महीने पहले ही किराए पर लिया था और उनके लड़के की शादी है, ऐसा तो हमें किसी को पता ही नहीं था। परेशान से हम वापस अस्पताल आ गए। अब तक मम्मी की तबीयत वैसी ही थी। मैं और पापा वहीं पर मम्मी के पास ही बैठ गए। सारी रात हमारी किसी तरह गुजर गई थी, ये हम ही जानते हैं। भगवान का शुक्र है कि सुबह तक मम्मी की हालत ठीक हो गई थी, तो डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें छुट्टी दे दी। हम लोग घर आ गए। खाली घर काटने को दौड़ रहा था। हम लोग हॉल में ऐसे बैठ गए जैसे कि अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठे हों। एक दूसरे से नजरें चुराए हम अपनी अपनी सोच में गुम थे। दीदी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था और एक एक पल हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था। बेशक हमने उसकी शादी करके उसको विदा कर दिया था, लेकिन जिस तरह से वह गायब हुई थी, इस बात ने हमें परेशान कर दिया था। और वे लोग कैसे 1 हफ्ता पहले ही घर छोड़ दिए थे, न जाने कहाँ पर रह रहे थे और दीदी को कहाँ लेकर गए। आखिर उनका मकसद क्या था, यह सोच सोचकर ही हमारी रूह कांप रही थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने पापा से कहा कि पापा, पुलिस में रिपोर्ट करवा दें या नहीं, कि दीदी को कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। मैंने कहा तो पापा कहने लगे, इस तरह तो हमारी बदनामी हो जाएगी। पहले ही उसकी बारात में जो कुछ हुआ, लोगों ने कितनी बातें बनाई, और फिर अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा तो जगह जगह हमारे चर्चे होने लगेंगे। लेकिन मैंने कहा पापा, दीदी के बारे में भी तो सोचना होगा। अगर हम बदनामी को लेकर बैठे रहे तो ऐसा ना हो कि कहीं दीदी की जान को खतरा हो जाए। पापा चुप हो गए। मम्मी भी रोते हुए कहने लगी कि रीना बिल्कुल ठीक कह रही है, आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। कहीं से भी मेरी बच्ची मुझे वापस लाकर दो। न जाने वो किस हाल में होगी, वे जालिम कौन लोग हैं, मेरी बच्ची को न जाने कहाँ ले गए हैं। मम्मी ने रोते हुए कहा तो पापा झटके से उठकर अंदर चले गए। मुझे खुद भी इस बात का एहसास था कि अगर हम दोनों बहुत परेशान थे तो पापा भी हमसे ज़्यादा परेशान थे। समय तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन हमारे लिए तो एक एक पल सदियों बराबर लग रहा था। हमारी नींद उड़ चुकी थी। मैंने पापा से बहुत कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दो, लेकिन पापा ने यही कहा कि आज की रात देख लेते हैं, कल पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। मैं भी पापा की जिद के आगे खामोश हो गई। पापा कुछ सोचकर ही कह रहे होंगे। मम्मी की तबीयत हर थोड़ी देर बाद खराब हो जाती। कभी उनका शुगर बढ़ जाता तो कभी बीपी हाई हो जाता। मैं कभी मम्मी को देखती तो कभी पापा को। ये समय हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सारी रात ऐसे ही गुजर चुकी थी और दीदी का अब तक कुछ पता नहीं चला। अगले दिन की सुबह हमारे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं थी। पापा बेचैनी से अंदर बाहर हो रहे थे।
जबकि मम्मी अपने बीपी हाई की वजह से लेटी हुई थी और मैं परेशानी से बैठी हुई थी। न जाने मेरी दीदी किस हाल में होगी और कहाँ होगी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया और मैंने पापा से इस बात पर लड़ाई करना शुरू कर दिया कि आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पापा भी अब मेरी बात से राजी लग रहे थे। अभी वह थाने जाने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानी से पापा की तरफ देखा। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। मैं दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मुझे सामने दीदी का चेहरा नजर आया और मैं चीख मारते हुए उनसे लिपट कर रोने लगी। लेकिन दीदी इतनी देर में ही मेरी बाजू में बेहोश हो चुकी थी। मैंने फौरन चिल्लाकर पापा और मम्मी को बुलाया। वे दोनों भागे आए। दीदी को देखकर दोनों ही बहुत हैरान हुए और उन्होंने पहले भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन जब दीदी को बेहोश देखा तो परेशान हो गए। उनके उठाकर अंदर ले आए। उसके कुछ देर बाद दीदी को होश आ गया, लेकिन दीदी का रंग पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की बीमार हो। होश में आते ही दीदी ने अपने पेट के दाहिने तरफ हाथ रखा हुआ था और उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मैंने दीदी से पूछा, दीदी क्या हुआ, क्या पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पूछने पर वह ना में सर हिलाने लगी और फिर उन्होंने अपने सूखे होठों पर जवाब देते हुए मुझसे पानी मांगा। मैंने जल्दी से किचन में जाकर पानी ले आई और दीदी को पिलाने लगी, लेकिन दीदी से तो उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए लेटे लेटे ही पानी पीने लगी और गिलास रख दिया और फिर दोबारा से बेसुध होकर लेट गई, जैसे उनके शरीर में जान ही न बची हो। हम तीनों बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में दीदी को देख रहे थे। आखिर उन्हें क्या हुआ है? मैंने दीदी से कहा, दीदी कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? मैंने दीदी से कहा तो दीदी ने धीरे से कहना शुरू किया। दीदी ने बताया कि मुझे विदा करके जब अस्पताल ले जाया गया तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी और परेशानी से बार बार पूछ रही थी, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और मुझे इतने में अंकित और उनके घर वाले ऑपरेशन थिएटर में ही चले आए। उनमें से किसी एक ने मुझे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे होश न रहा। न जाने किस तरह मुझे अस्पताल से निकालकर मुझे खाली मकान में ले गए। मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तब हल्की हल्की आंखों से मैंने देखा कि ये पुराना सा घर था। मुझे एक बिस्तर पर लिटाया गया था और मेरे पास एक टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जिस तरह के डॉक्टरी सामान होते हैं। मैंने अंकित को अपने ऊपर झुके हुए देखा था, लेकिन मुझे उस वक्त कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मैं शायद किसी दवा के असर में थी और मैं दोबारा बेहोश हो चुकी थी। और फिर न जाने कितने घंटे के बाद मुझे होश आया। तेज दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। अपने दाएं तरफ हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद वहाँ इस समय कोई भी मौजूद नहीं था कि मेरी चीख सुनकर कोई आता। मैं कभी भी अस्पताल के बेड पर जैसे बिस्तर पर थी और शायद मेरी टांगें बंधी हुई थी, क्योंकि इस वक्त मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरा एक हाथ भी बांधा हुआ था। मैंने परेशानी से घूमकर देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। यह जगह अजीब सी थी और यहाँ पर कोई था भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही थी। और मेरे पेट के दाएं तरफ से जो दर्द होता था, उसकी लहर पूरे शरीर में ऐसे दौड़ रही थी जैसे मेरी जान ही निकाल लेगी। ऐसी बेबसी और दर्द में डूबे एहसास में न जाने कितना समय गुजर गया। फिर शाम को मैंने अंकित को देखा। वह मुझे ही देखने आया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया है? लेकिन वह कहने लगा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैंने तो ये शादी अपने मकसद को हासिल करने के लिए की थी। उसने अजीब से शब्दों में कहा। तो मैंने पूछा, मकसद? कैसा मकसद? तो वह कहने लगा, मैं इंसानी अंगों का कारोबार करता हूँ और जवान लड़कियों के अंग बेचता हूँ। जब मेरे पास डिमांड आती है तो मैं उन्हें महंगे दामों पर बेच देता हूँ, और खासकर कुंवारी जवान लड़कियों के अंग लोग बहुत ही जल्दी खरीदते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी को डोनेट करने के भी काम आते हैं और फिर दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं और मेकअप बनाने के सामान में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास अभी कुंवारी लड़की के गुर्दे की डिमांड थी। बहुत अमीर पैसे वाली फैमिली है, उसे अपनी इकलौती बेटी के लिए गुर्दे की डिमांड थी और वह मुझे इसकी मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार था।
इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का नाटक किया और तुम्हारा गुर्दा निकालकर मैंने दुगने दाम पर बेच दिया है। अब तुम तब तक मेरे पास हो जब तक मेरे पास दूसरे गुर्दे की डिमांड नहीं आ जाती। उसके बाद मैं तुम्हारा काम तमाम करके तुम्हें कहीं फेंक दूंगा और तुम्हारे घर वाले यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मैं डर के मारे कांप गई थी। कुछ देर बाद अंकित वहाँ से चला गया। मुझे सोचने का मौका मिल गया। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मैं इस तरह यहाँ पर नहीं मर सकती थी, इसलिए मैं आसपास नज़र घुमाकर भागने का सोच रही थी, लेकिन मुझे तो रस्सियों से बांधा गया था। मेरे एक हाथ की रस्सी जरा ढीली थी, वह शायद इसलिए कि मैं अपने करीब पड़ी कोई चीज़ उठा सकी। इसलिए मैंने कोशिश करके कुछ ही दूर पड़ी कैंची उठाई और एक एक करके अपने हाथ पैरों की रस्सियाँ काटने लगी। कुछ देर की मेहनत और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मैं रस्सियाँ काटने में कामयाब हो गई और फिर मैं वहाँ से भाग निकली। ये जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरा एक गुर्दा भी अभी अभी ऑपरेशन करके निकल गया था। मुझे भागते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सड़क किनारे पहुँच गई और वहाँ से लिफ्ट लेकर घर चली आई। दीदी ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई तो हम सब अपनी जगह पत्थर के हो गए थे। कैसे जालिम लोग थे वे, इतने जालिम और इतने खतरनाक थे। किस तरह से वह लड़कियों के साथ ऐसे कर सकते हैं। इतना घिनौना खेल खेलते हुए उनकी रूह नहीं कांपी हो। शुक्र है कि दीदी बच गई। अभी सिर्फ एक ही गुर्दा गया था, वरना तो वह न जाने दीदी के साथ क्या करते। पापा इस समय उठकर बाहर चले गए। मुझे मालूम हुआ था वह कहाँ गए हैं। जो काम वह पहले नहीं कर सके थे अब वह करने गए थे। पापा पुलिस में कंप्लेंट करने गए थे। दीदी को इन सब से निकलने में बहुत समय लगा, लेकिन दीदी दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। इस हादसे को 1 साल गुजर चुका था। पापा की मेहनत रंग लाई और अंकित पकड़ा गया था और दीदी ने उसे पहचान कर उसके खिलाफ एक मजबूत केस कर दिया था। अंकित अब पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उसकी अच्छी खातिरदारी कर रही है। और पुलिस की खातिरदारी से अंकित ने अपने और साथियों का भी पता बता दिया था। उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। धीरे धीरे दीदी जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी और अब उन्होंने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी शादी का नाम भी मत लेना, और वह दोबारा से अपने बिजनेस को शुरू कर चुकी थी। दीदी का रेस्टोरेंट चलने लग गया। मम्मी पापा ने कभी हमारे सामने शादी की बात नहीं की। दीदी तो भूलकर भी शादी का नाम नहीं लेती थी। उनका यही कहना था कि शादी जिंदगी का कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है। मर्द के साथ के बिना भी औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजार सकती है। लेकिन मम्मी पापा के दिल में कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर था कि उनकी दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं। लेकिन दीदी के साथ हुए हादसे की वजह से वह इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वह शादी का नाम नहीं लेती थी। इस हादसे को अब 3 साल गुजर चुके हैं। दीदी की उम्र 31 साल हो चुकी है और मेरी उम्र भी 27 साल हो चुकी है। दीदी के साथ साथ पापा को मेरी भी टेंशन खाती रहती है कि मेरी उम्र भी शादी के लिए निकली जा रही थी, लेकिन वह कह नहीं सकते थे। और उस दिन मम्मी पापा की मुश्किल हल हुई जब मुझे अपने प्रोफेसर से मोहब्बत हुई। संजय मेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर थे। हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती थी, लेकिन एक दिन संजय ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी संजय से कोई कमी नज़र नहीं आती थी और शायद मैं भी दिल ही दिल में संजय को पसंद करती थी। मैंने मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा खुश हो गए, दीदी भी खुश हो गई। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मैं दुल्हन बनकर संजय के घर आ गई। संजय बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बस कभी कभी दीदी का सोचती हूँ तो दिल उदासी से भर जाता है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि संजय जैसा ही कोई जीवन साथी मेरी दीदी की ज़िंदगी में भी आ जाए और उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाएं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।